हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो मैं अपने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि फैटी एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि फैट्स में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है जिनके अंदर एक मोनोकार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अभी क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की, वो भी स्पेसिफिकली बीटा ऑक्सीडेशन की, तो जब भी हमारे बॉडी में फैटी एसिड बन जाते हैं तो कभी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस वक्त आपको ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता। तो उस वक्त ये फैटी एसिड्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और वही प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके से होता है। इस कंडीशन में होगा बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि ये बीटा कार्बन पर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बीटा कार्बन आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें किसके लोकेशन की, कि कहाँ कहाँ पर ये होता है आपके सेल के अंदर, तो ये आपके सेल के मेन कौन से पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी सारे पार्ट्स को ये यूटिलाइज कर लेता है, जैसे कि OMM, IMM और मैट्रिक्स। OMM का मतलब है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM मतलब है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और मैट्रिक्स मतलब उसका इनर पार्ट है। तो OMM में स्टेज 1 होती है, IMM में स्टेज 2 होती है और मैट्रिक्स में स्टेज 3 होती है। तो अगर हम सोचें थोड़ा, तो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन उन सेल्स में नहीं हो सकता जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स में बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इरिथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्टेजेस की, तो इसमें 3 स्टेजेस होती है, जैसा कि हमको पहले ही क्लियर हो गया है, 3 अलग अलग पार्ट्स में हो रही है। तो यहाँ पर 3 स्टेज होने वाली है। पहली स्टेज है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये होती है OMM में। नेक्स्ट बात करें तो वो होता है कार्निटीन शटल। कार्निटीन शटल वैसे इसको हम बोल सकते हैं, ये जो है दूसरा स्टेप, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे मैंने फैटी एसिड लिखा हुआ है बट एक्चुअली फैटी एसाइल कोएंजाइम A है। इसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा फैटी एसाइल कोएंजाइम A का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जो कंडीशन है ये होगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी कि IMM पर। और जो तीसरी स्टेज है वो है 4 स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो 4 स्टेप मीन्स कौन कौन सी 4 स्टेप्स में होगी? पहली होगी ऑक्सीडेशन, दूसरी होगी हाइड्रेशन, तीसरी होगी फिर से ऑक्सीडेशन, और चौथी होगी थायोलाइसिस या क्लीवेज। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन है वहां पे FADH2 और NADH बनेंगे। अगर हम बात करें स्टेज 1 जो कि है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी कंपाउंड जो है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो कभी कभी एज इट इज फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे जो फैटी एसिड है उसका एज इट इज फॉर्म में नहीं हो सकता, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है फैटी एसाइल कोएंजाइम A के फॉर्म में। तो वो जो कन्वर्जन है वही फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है फैटी एसिड प्लस कोएंजाइम A इज इक्वल टू फैटी एसाइल कोएंजाइम A। तो ये बनता कैसे है? मान लीजिए ये जो मैंने बनाया है ये आपका फैटी एसिड है इन आयनिक फॉर्म, ठीक है, और ये 2 स्टेप प्रोसेस है, एक बार में नहीं होती, 2 बार में होती है, बट अगर आप चाहें तो इसको एक ही बार का कंबाइंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो कंडीशन है वो क्या है? फैटी एसिड है आपका, वो भी उसका आयन है, आयनिक फॉर्म। ये कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे फॉर्म में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये ATP यूटिलाइज करता है और एक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है। तो इसलिए जो AMP बनता है वो इसके साथ जुड़ जाता है। और अगले स्टेप में क्या होता है कि कोएंजाइम A आता है, और कोएंजाइम A AMP को बाहर रिमूव करके खुद उस फैटी एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी बनती है कि फैटी एसिड से बना एसाइल एडिनाइलेट और एसाइल एडिनाइलेट से बना है एसाइल कोएंजाइम A, और इस पूरे प्रोसेस में ATP का यूज होकर के AMP बनता है और ये OMM में होता है। बात करें स्टेप नंबर 2 की, तो स्टेप नंबर 2 है ट्रांसफर ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम A इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा?
कि IMM में ये कहानी होने वाली है। मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया है, ये IMM है, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो होता कुछ ऐसा है कि कार्निटीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो फैटी एसिड को अंदर जाने में मदद करता है, क्योंकि फैटी एसाइल कोएंजाइम में एज इट इज अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए ये कार्निटीन क्या करेगा, कार्निटीन अपने साथ रिएक्ट करवाएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम O को। तो इसमें से कोएंजाइम A हो जाएगा लिबरेट, यानी कि रिमूव हो जाएगा, और फैटी एसाइल कार्निटीन बन जाएगा। तो क्योंकि आप देख सकते हो कि कार्निटीन का तो एक चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि फैटी एसाइल कोएंजाइम A डायरेक्टली अंदर नहीं जा पा रहा था, पर अब वो कार्निटीन के फॉर्म में आ गया है, तो वो इजीली अंदर जा सकता है। इस तरह से ये कंपाउंड अंदर चला जाएगा। अब अंदर क्या आ चुका है, फैटी एसाइल कोएंजाइम A आ चुका है। ये फैटी एसाइल कोएंजाइम नहीं, कार्निटीन के फॉर्म में ये आया है। तो फैटी एसाइल कार्निटीन जो है, अब इसका कन्वर्जन होगा, क्योंकि इस फॉर्म में तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इस वक्त क्या होगा, फिर से एक कोएंजाइम A आएगा। ये कोएंजाइम A क्या करेगा, इस फैटी एसाइल कार्निटीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो फैटी एसाइल कोएंजाइम A बनकर ऑक्सीडेशन के लिए चला जाएगा और कार्निटीन फिर से फ्री हो जाएगा। अब ये कार्निटीन री एंटर करेगा आपके IMS यानी कि इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ, और फिर से दूसरे फैटी एसाइल ग्रुप को लाने में लग जाएगा, और ये जो आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम में बना है वो चला जाएगा ऑक्सीडेशन की तरफ। यही जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम कार्निटीन शटल भी कहते हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पे तीसरे स्टेप की, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो 4 स्टेप होती है ऑक्सीडेशन की। पहली है ऑक्सीडेशन बाय FADH, दूसरी है हाइड्रेशन, तीसरी ऑक्सीडेशन बाय NADH, और लास्ट है थायोलाइसिस। तो यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, एक तरह का फैटी एसिड है। इसमें ये बीटा पोजीशन है। सबसे पहले होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा, असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में होगा ऑक्सीडेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बीटा पोजीशन से सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दूसरी जगह से भी हाइड्रोजन हटेगा और बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। सेकेंड कंडीशन में होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O। यहाँ पर H2O लगेगा और हाइड्रेटेज एंजाइम आएगा। मान लीजिए ये कहानी हम कर रहे हैं 16 कार्बन वाले पामेटिक एसिड के लिए। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो चुका है बीटा कार्बन पर, अब होने वाला है फिर से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में फिर से होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रेशन वाला हाइड्रोजन ऐड हुआ था वो हट जाएगा और डबल बॉन्ड O लग जाएगा बीटा पोजीशन पर। एंजाइम यूज होगा डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अब लास्ट कंडीशन आएगी थायोलाइसिस। थायोलाइसिस में होगा क्लीवेज थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पे कोएंजाइम A आएगा और एक एसिटिल कोएंजाइम में रिमूव हो जाएगा। तो जो 16 कार्बन थे उनमें से सिर्फ 14 कार्बन बचेंगे, जिसमें जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा माइरिस्टोइल कोएंजाइम A। तो अब इसमें यही स्टेप्स बार बार रिपीट होती रहेंगी। इनके 6 और साइकिल रिपीट होंगे। तो फाइनली आपको 8 एसिटिल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, क्योंकि 16 कार्बन का आपका एसिड था फैटी एसिड और 2-2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम A बनेगा। तो टोटल 8 हो जाएगा। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पामेटिक एसिड जो है उसने बीटा ऑक्सीडेशन किया, 7 पूरे साइकिल उसको लगे, 8 एसिटिल कोएंजाइम A बने। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो FADH और NADH से आपको मिले हैं 2.5 और 1.5 ATP, जिससे एक साइकिल में आपको मिल रहा है 4, तो 7 साइकिल में आपको मिलेगा 28 ATP। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप ऐसे ही अच्छे वीडियो मेरे साथ देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।